माही का तो रो रो कर बुरा हाल था। दादी ने कहा, रणवीर, छोड़ दे बेटा उसे। आखिर ऐसा भी किया क्या है इसने? क्यों इसे परेशान कर रहा है? रणवीर का ध्यान अपने दादी और दादा से बात करने में था। इसी बात का फायदा उठाकर माही ने जोर से रणवीर के हाथ पर बाइट किया, जिस वजह से रणवीर के हाथ की पकड़ ढीली पड़ते ही माही भागकर दादी से आकर चिपक गई और रोते हुए बोली, दादी, मैंने कुछ नहीं किया था। पता नहीं ये मुझे क्यों डांट रहे हैं और मुझे क्यों बाहर निकल रहे हैं। दादी ने प्यार से माही के बालों को सही करते हुए कहा, कुछ नहीं कहेगा ये तुम्हें। तुम डरो मत माही, हम बात कर रहे हैं ना उससे। रणवीर ने माही की तरफ बढ़ते हुए कहा, मुझे कोई बात नहीं करनी है इसके बारे में, इसे तो इस घर से जाना ही होगा। कहकर रणवीर जैसे ही माही का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, तभी एक जोरदार थप्पड़ रणवीर के गाल पर लगा। ये थप्पड़ अधिराज जी ने रणवीर को मारा था, जिससे रणवीर का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसने गुस्से से अधिराज जी की तरफ देखा। वहीं दादी और सुगंधा जी तो एकदम से चौंक गई थी, क्योंकि पहली बार था जब अधिराज जी ने रणवीर पर हाथ उठाया था। अधिराज जी ने चिल्लाते हुए कहा, बस करो रणवीर, और तुम होते कौन हो माही को इस घर से निकलने वाले? इसे मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, और मेरे जीते जी कोई भी माही को घर से नहीं निकाल सकता है। सुना तुमने? रणवीर अब गुस्से भरी आंखों से माही को देख रहा था। माही ने एक नजर पीछे पलटकर रणवीर की तरफ देखा, लेकिन जब रणवीर की नजरों से उसकी नजर मिली तो वह एक बार फिर से सहम कर दादी के सीने से लग गई और सिसकने लगी। दादी ने माही के बालों को सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ बेटा। फिर रणवीर से कहा, रणवीर, आखिर हुआ क्या है और ऐसा किया क्या है माही ने जो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो? रणवीर, जो अभी भी माही को ही घूरे जा रहा था, उसने माही की तरफ देखते हुए ही कहा, यह मेरे मॉम डैड के रूम में क्यों गई थी? पूछिए इससे। माही ने सिसकते हुए दादी की तरफ देखा और कहा, दादी, मैं वहां जानबूझकर नहीं गई थी। मैं तो अपने रूम में थी। जब मुझे कुछ आवाज आई तो मुझे लगा मेरे रूम के बाहर कोई है, और जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कोई उस रूम की तरफ जा रहा था। मुझे लगा वहां कोई चोर है, तो मैं देखने के लिए गई। और पता है, रूम का डोर तो खुला हुआ था, इसीलिए मैं अंदर चली गई थी, लेकिन वहां मुझे कोई नजर नहीं आया। और फिर मैंने देखा कि वहां पर कबर्ड खुला हुआ था। तभी रणवीर ने चिल्लाते हुए कहा, शट अप, मैंने खुद तुम्हें उस कबर्ड के पास देखा था और तुम मेरी मॉम की चीजों को छेड़ रही थी। तभी अधिराज जी ने रणवीर को डांटते हुए कहा, रणवीर, अगर माही ने कहा है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है तो इसका मतलब उसने कुछ भी नहीं किया होगा। वह झूठ नहीं बोलती है। रणवीर ने हैरानी से कहा, दादाजी, इस कल की आई लड़की के पीछे आप मुझ पर हाथ उठा रहे हैं और मेरी बात मानने से मना भी कर रहे हैं। तो अधिराज जी ने कहा, यह कल की आई लड़की नहीं है रणवीर, यह मेरे दोस्त की पोती है, और भला यह उस रूम में तुम्हारी मॉम की सामान को छेड़ने क्यों जाएगी? और अगर इससे कोई गलती हुई भी है तो भी तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि माही से तुम इस तरह से भी बिहेव करो। तभी अभिराज ने कहा, पिताजी, आप शांत हो जाइए, मैं बात करता हूं ना रणवीर से। पर रणवीर इस वक्त इतने ज्यादा गुस्से में था कि उससे यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसके दादाजी ने इस बाहर से आई लड़की की वजह से उस पर हाथ उठा दिया। उसने गुस्से से वहीं पड़ी कांच की टेबल को जोर से लात मारा और चिल्लाते हुए कहा, आप चाहे इसे पनिशमेंट दें या ना दें, पर मैं इस पनिशमेंट जरूर दूंगा। यह इस घर में नहीं रहेगी। कहकर रणवीर ने एक बार फिर से माही का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। तो दादाजी ने उसका हाथ छुड़ाते हुए कहा, रणवीर, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी बदतमीजियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। अब मैंने भी फैसला कर लिया है, जहां तुम कुछ दिन बाद अब्रॉड जाने वाले थे, अब कल सुबह ही तुम वहां जाओगे। अब खत्म करो ये तमाशा और जाओ अपने रूम में। फिर बाकी सभी से कहा, और तुम सभी भी जाओ अपने अपने रूम में। दादी ने कुछ कहना चाहा, तभी अधिराज जी ने हाथ दिखाकर उन्हें रोकते हुए कहा, बस निर्मला जी, इससे आगे आप कुछ नहीं बोलेंगी। रणवीर ने गुस्से से एक नजर माही की तरफ देखा और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। निर्मला जी ने माही के आंसू पोंछते हुए कहा, जाओ बच्चे,
अब तुम भी अपने रूम में जाकर सो जाओ। दादाजी ने अब उसे डांट दिया ना, अब वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। माही ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर दादी ने निया से कहा, निया जाओ, माही को उसके रूम में छोड़ दो। निया आगे आई और माही को अपने साथ ले गई। अधिराज जी अपने रूम की तरफ जा ही रहे थे कि तभी अभिराज जी उनके पास आए और बोले, पिताजी, आप कुछ ज्यादा ही जल्दी यह फैसला नहीं ले रहे हैं? रणवीर को कुछ दिन बाद अब्रॉड भेज देंगे। तो अधिराज जी ने बिना पीछे पलटे ही अभिराज जी से कहा, नहीं अभिराज, यह करना बहुत जरूरी है, क्योंकि महागुरु जी ने जो भविष्यवाणी की थी उसका असर होने लगा है, जो माही के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहकर अधिराज जी अपने रूम की तरफ बढ़ गए। तभी सुगंधा जी अभिराज जी के पास आई और बोली, पिताजी ने जो सोचा होगा सही सोचा होगा, शायद यही रणवीर और माही के लिए ठीक है। अभिराज जी ने सुगंधा जी की तरफ देखते हुए कहा, अगर रणवीर कल सुबह ही जा रहा है तो आदित्य को उसके साथ जाना होगा। मैं रणवीर को अकेले नहीं भेज सकता। सुगंधा जी, वैसे तो इस घर के दोनों बेटों के जाने से थोड़ा उदास थी, लेकिन वह अच्छे से जानती थी कि अभिराज जी ने यह फैसला क्यों किया होगा। इसीलिए उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं आदित्य को भेजने की तैयारी कर लूंगी। चलिए, अब आप चलकर आराम कीजिए। अभिराज जी और सुगंधा जी दोनों ही अपने रूम में आ गए। निया माही को अपने रूम में लेकर आई और उसे बेड पर बिठाकर पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, चुप हो जाओ माही। माही ने निया के हाथ से पानी ग्लास लिया और दोनों हाथों से पकड़ते हुए एक ही सांस में उस ग्लास को खाली कर दिया। निया ने पानी का गिलास लेकर साइड टेबल पर रखा। माही ने रोते हुए कहा, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया था निया, तुम्हारे भाई को कोई गलतफहमी हुई है। वाकई में मुझे उस रूम से किसी के मौजूद होने की आवाज आई थी, मैं बस वहीं देखने गई थी। निया ने माही के पास बैठते हुए कहा, पर वह रूम तो हमेशा लॉक रहता है, वहां कौन गया होगा? तो माही ने कहा, मुझे थोड़ी पता है, मैं तो कुछ दिन पहले ही इस घर में आई हूं ना, और वहां उनके कमरे का सामान सारा बिखरा हुआ था। मैं तो बस वापस से सारा सामान उस कबर्ड में रख रही थी। उसी वक्त तुम्हारे भाई वहां आ गया और मुझ पर गुस्सा भी करने लगे। निया ने माही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, अब तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। वैसे भी रणवीर भाई कल अब्रॉड के लिए जा रहे हैं, तो तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। चलो, अब तुम सो जाओ, हम लोग कल बात करते हैं। माही बेड पर लेट गई तो निया ने उसको ब्लैंकेट से कवर किया और रूम की लाइट ऑफ करने के बाद वह रूम से बाहर आ गई। माही बार बार यही सब सोच रही थी कि अगर दादाजी वक्त पर नहीं जागते तो रणवीर तो उसे घर के बाहर निकाल कर ही मानता। फिर वो कहाँ जाती? उसके पास उसका खुद का कोई घर भी नहीं था। यही सब सोच सोच कर माही को रोना आ रहा था और रोते रोते ही उसकी आंख भी लग गई और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चली गई। करीब 2 घंटे बाद उसके रूम का डोर धीरे से ओपन हुआ और कोई लंबे कदम बढ़ाते हुए माही के बेड के पास आया। ये कोई और नहीं रणवीर था, जिसने इस वक्त एक ब्लैक हुडी और ब्लैक मास्क पहना हुआ था। वही माही रणवीर की नजरों से अनजान सुकून से सो रही थी। रणवीर धीरे धीरे माही के चेहरे की तरफ झुका। माही सोते हुए ही नींद में बेचैन होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी की मजबूत पकड़ की गिरफ्त में है और वो अपने चेहरे को हिला भी नहीं पा रही। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें नजर आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई डरावना सपना देख रही है, जिससे डरकर झटके से उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें रणवीर की गहरी नजरों से मिली। रणवीर का आधा चेहरा मास्क से कवर था, लेकिन उसकी आंखें साफ नजर आ रही थीं, जिसमें वो गुस्सा साफ देख पा रही थी। लेकिन माही मास्क की वजह से रणवीर को पहचान नहीं पाई और ऐसे किसी शख्स को अपने सामने देखकर माही चिल्लाना चाहती थी, पर वो चीख नहीं पा रही थी क्योंकि रणवीर ने उसके मुंह को कसकर बंद किया हुआ था। हल्का अंधेरा होने की वजह से और रणवीर का चेहरा मास्क से कवर होने की वजह से माही रणवीर को पहचान नहीं पा रही थी। इसीलिए वो डर की वजह से और भी ज्यादा अपने हाथ पैर चलाने लगी और रणवीर के हाथ को अपने मुंह से हटाने की कोशिश करने लगी। रणवीर उसकी घुटी हुई चीख साफ सुन पा रहा था। माही को इतना ज्यादा एफर्ट लगाते देख रणवीर के होठों पर एक डेविल वाली स्माइल आ गई, लेकिन मास्क लगे होने की वजह से वो स्माइल माही देख नहीं पाई।
लेकिन रणवीर की आंखों में उसे शैतानियत साफ नजर आ रही थी। रणवीर ने अपनी गहरी आवाज में धीरे से कहा, लिटिल बटरफ्लाई, हिलना बंद करो, क्योंकि तुम चाहे कितना भी एफर्ट लगा लो, मेरी गिरफ्त से तब तक आजाद नहीं होगी जब तक कि मैं नहीं चाहूंगा। रणवीर की आवाज सुनकर माही हैरानी से आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी। वो इस आवाज को पहचानती थी। माही की बड़ी बड़ी आंखों में रणवीर डर और घबराहट साफ देख पा रहा था। उसने आगे कहा, तुम्हारी वजह से दादाजी ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। इस बात को मैं भूलूंगा नहीं और ना ही तुम्हें भूलने दूंगा। फिलहाल तो कल मैं जा रहा हूं, लेकिन हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूं। वापस मैं लौट कर जरूर आऊंगा। आई विल कम बैक। माही डर की वजह से कांप रही थी। अब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो रणवीर का विरोध कर सके। वो इस वक्त ऐसी लग रही थी जैसे किसी खूंखार शेर ने छोटे से खरगोश को अपने बड़े से पंजे में दबोच रखा हो। रणवीर ने एक बार फिर से डरा देने लहजे में कहा, जी लो, कुछ साल और अपनी आजादी के, फिर तुम्हारी आजादी और तुम दोनों मेरी कैद में होंगी। तभी माही ने झटके से अपनी आंखें खोली और बेड से उठकर आसपास देखने लगी। वो काफी तेज तेज सांसें ले रही थी और डर उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। तभी उसे रियलाइज हुआ कि वो तो सपना देख रही थी। उसने तेज तेज सांस लेते हुए कहा, हे भगवान, वो मॉन्स्टर तो सपने में आकर भी डराने लगा। अच्छा हुआ कि वो यहां से जा रहे हैं। माही ने बालकनी के ग्लास डोर की तरफ देखा तो अब तक सुबह हो चुकी थी। माही जल्दी से बेड से खड़ी हुई और जैसे ही वॉशरूम की तरफ जाने लगी, उसके कदम रुक गए। उसने खुद से कहा, अब तक तो वो चले गए होंगे ना? जाकर देखूं क्या? नहीं माही, कोई जरूरत नहीं जाकर देखने की। उन्हें यहां से जाने दो, उसके बाद ही यहां से बाहर निकलना। तभी माही की नजर अपने हाथों पर गई और अपने हाथों को देखकर माही की आंखें डर से बड़ी हो गई और वह डर की वजह से कुछ चंद शब्द ही बोल पाई। इसका मतलब वो, क्या वाकई में माही ने किसी चोर को देखा था या फिर यह थी कोई बड़ी साजिश? क्या वाकई में रणवीर रात को माही के रूम में आया था या फिर यह माही का एक बुरा सपना था? और माही क्यों अपने हाथों को देखकर डर गई थी? जानने के लिए पढ़ते रहिए टॉक्सिक लव 2 सिर्फ पॉकेट FM पर।